हाँ, ध्यान दें। मैं संतोष मिश्रा गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। प्यारे बच्चे, आपके सामने मैं संस्कृत विद्यापीठ चैनल पर हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में आपको आदिकाल और भक्तिकाल के प्रवृत्तियों और विशेषताओं और उनकी भूमिकाओं के बारे में पिछली कक्षाओं में आपको बताए थे। अब आज नेक्स्ट पॉइंट उसका रहेगा पद्य साहित्य के इतिहास का रीतिकाल। पद्य साहित्य के इतिहास का रीतिकाल यानी रीतिकाल क्या है, उसके पहले जो हम पढ़े हैं उन कालों के बारे में हमें जानकारी हो गई कि इसकी प्रवृत्तियां क्या रहीं। लेकिन अब जो तीसरा पॉइंट हमारे सामने, ये रीतिकाल का जो समय शुरुआत हो रहा है, इसकी विशेषताएं क्या है, यह कैसे रीतिकाल उसका नाम पड़ा, इन सारी बातों के विषय में हमें इसमें जानना है। तो ध्यान दें, यह रीतिकाल का नाम रीतिकाल रखा गया श्रृंगारिक कवियों ने रखा। और रीतिकाल का अगर दूसरा नाम देखा जाए तो एक दूसरा नाम इसका है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का जो इसका नाम पड़ता है, यह इससे पहले इसका नाम पड़ा था उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल में या रीतिकाल में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आने वाले प्रतिनिधित्व करने वाले कवियों में सबसे पहले हम कविवर बिहारी लाल का नाम चुने हैं। कविवर बिहारी लाल जो थे वह रीतिकाल में अपनी इतनी प्रतिभा दिखाए हैं कि अपनी एक ही रचना से वह पूरे रीतिकाल के लिए प्रसिद्ध हो गए। तो यानी रीतिकाल का पद्य साहित्य में यह रूप देखा जा रहा कि पहला नाम रीतिकाल, रीतिकाल के बाद इसका नाम उत्तर मध्यकाल एक पड़ता है। और फिर अगर इसका अन्यत्र नाम देखते हैं तो एक राइटर हैं आचार्य रमाशंकर शुक्ल ने, उन्होंने इस काल का एक नाम श्रृंगारिक काल भी रखे हैं। और श्रृंगारिक काल के बाद और विद्वानों ने भी मिलकर के इनके एक नवीन और नाम का यानी प्रारूप बनाते हैं जिसका नाम है अलंकृत काल। इस काल से इस काल का कई नाम पड़ा और इसका जो समय काल हम चुनते हैं, समय काल 1700 विक्रम संवत से लेकर के 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत तक का ये समय हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। इस रीतिकाल में इतने विद्वानों ने, इतने मनीषियों ने इसके नामकरण का आधार दिए कि पहला इसका वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो रीतिकाल के बाद उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल के बाद बात की गई तो आचार्य रमाशंकर शुक्ल ने इसका नाम श्रृंगारिक काल रखे। और श्रृंगारिक काल के बाद अगर हम बात करते हैं तो इस काल का एक अलग नाम है जिसका नाम है अलंकृत काल। अब इसमें विद्वानों ने भक्ति और भावना को छोड़ दिया। भक्ति और भावना को छोड़ने के पश्चात अब केवल इसमें श्रृंगार रस की भावना और श्रृंगार रस के साथ साथ भक्ति रस की भावनाओं को मिला करके इस काल की प्रवृत्तियों का विस्तार किए। और इस काल की प्रवृत्तियों में यह मिलता है कि श्रृंगार रस की प्रधानता रही और श्रृंगार रस के साथ साथ अगर इसमें देखा जाता है तो इस काल में उपमा अलंकार की प्रवृत्तियों का वर्णन मिला। उपमा अलंकार के बाद अगर बात किया जाता है तो इसमें रूपक अलंकार की भी पहचान मिलती है। और रूपक अलंकार के साथ साथ इसमें कवियों ने अगर छंदों की प्रवृत्तियों में मिलाया तो एक छंद का नाम है अर्धसम मात्रिक छंद। अर्धसम मात्रिक छंद एवं सममात्रिक छंद का प्रयोग करके यानी कविताओं को इस काल में रचित किया और इसको विकसित करते हुए काव्य शास्त्र में इसका मनोरम चित्रण दिखाया। इसमें सबसे बड़ी ख्याति ये रही कि इसमें
तीनों प्रकार के रसों की समानता मिली, वीर रस, श्रृंगार रस और भक्ति रस। वीर रस में अगर हम बात करते हैं तो वीर रस की शाखाओं में आने वाले कवि अलग रहे। अगर हम श्रृंगार रस की बात करते हैं तो श्रृंगार रस में आने वाले कवियों की प्रारूपता अलग रही। और अगर हम इसके अलावा भक्ति रस की बात करते हैं तो इस क्षेत्र के कवि अपनी विशेषताओं को अलग अलग रूप से दिखाए। इसमें सबसे पहली प्रवृत्ति का यह रूप रहा कि इस काल में 3 प्रकार के संप्रदायों का जन्म होता है। पहले का नाम है रीति सिद्ध धारा, यानी एक का नाम रीत सिद्ध धारा, दूसरे का नाम है रीति मुक्त धारा और तीसरे का नाम है, अगर बात किया जाए तो रीति बद्ध धारा। यानी 3 प्रकार की धाराओं की उत्पत्ति से इस युग में कवियों ने अपने संप्रदायों का प्रारूप बनाया। और इसमें रीति सिद्ध धारा में आने वाले कवि अलग रहे और रीति मुक्त धारा में आने वाले कवि अलग रहे और रीतिबद्ध धाराओं में आने वाले कवि अलग रहे। जिसमें अगर विशेष प्रवृत्तियों में बात किया जाता है तो यानी प्रतिनिधित्व में रीति मुक्त धारा के जो कवि थे वह स्वतंत्र विचार में रह करके, स्वतंत्र भावनाओं में रह करके, रस छंद अलंकारों से परिचित रहते हुए वह अपनी रचनाओं में यानी प्राचीन शैलियों के साथ साथ आधुनिक शब्दों का भी समावेश किए। उनकी जो रचनाएं बनी सब में ब्रज भाषा और ब्रज भाषा के साथ साथ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। तो ब्रज भाषा उस समय प्रमुख रहा और ब्रज भाषा के साथ साथ अवधी भाषा भी प्रमुख रहा। इस काल में आने वाले कवियों की प्रवृत्तियां देखी जाएं तो वीर रस में प्रसिद्ध, वीर रस के प्रसिद्ध नायक जिसका स्थायी भाव उत्साह है, इस रस के एक प्रसिद्ध नायक के रूप में बनने वाले कवि महाकवि भूषण, महाकवि भूषण का नाम इसमें विशेष रूप से चित्रित होता है। और महाकवि भूषण के बाद अगर नाम लिया जाए तो घनानंद का नाम इसमें चित्रित होता है। और घनानंद के बाद बात किया जाए तो ऐसे और कुछ कवियों का नाम इसमें आकर के सम्मिलित होता है, यानी जिन्होंने अपनी रचनाओं का वर्णन वीर रस में किए हैं। इनकी प्रसिद्ध जो बनी हुई यानी रीतिकाल की रचनाएं हैं उसमें जैसे शिवा बावनी, शिवा बावनी के बाद अगर नाम देखा जाता है तो एक दूसरी रचना है छत्रसाल दशक, और छत्रसाल दशक के बाद अगर देखा जाता है तो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है शिवराज भूषण, शिवराज भूषण। इन तीनों रचनाओं में महाकवि भूषण ने सबसे अगर चित्रित और मार्मिक वर्णन किए हैं तो ये शिवराज भूषण में इन्होंने यानी कुछ ब्रज भाषाओं के शब्दों का और इसके साथ साथ कुछ आई हुई प्रवृत्तियों में नए या आधुनिक और नवीनीकरण शब्दों का यानी प्रयोग करके वीर रस की प्रारूपता में इसका वर्णन किए हैं। और वीर रस की जो कविताएं यानी इनकी रचनाओं में मिली हैं उसका प्रारूप 4 क्षेत्रों में आपके सामने मिलता है। प्रथम क्षेत्र आपके सामने है धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र के रूप में इन्होंने अपनी कविताओं का वर्णन किया। कुछ ही इनकी कविताएं हैं धर्म के बाद युद्ध क्षेत्र में आता है और दान क्षेत्र में आता है। इस तरह से इन्होंने अपनी रचनाओं का वर्णन इसमें भी दिखाए हैं। और शिवा बावनी का अगर वर्णन देखा जाए तो इसमें भी कविताओं का वर्णन इन्होंने वीर रस में ही किया है और छत्रसाल दशक में भी इन्होंने वीर रस की ही भावनाओं में, वीर रस की ही रूपरेखाओं में वर्णन करते हुए राजाओं की वीरता का वह यानी मार्मिक विवरण प्रस्तुत किए। और प्रस्तुत करने के साथ साथ आज भी अगर उन्हें यह नाम लेकर के संबोधित किया जाता है या बताया जाता है तो उसमें उनकी प्रवृत्ति में वीर रस का नाम सबसे पहले आता है। और वीर रस के साथ साथ
अगर अलंकारिक क्षेत्र में उन्हें देखा जाता है तो अलंकारिक क्षेत्र में जिसमें बढ़ा चढ़ा करके कुछ यानी विशेषताओं का वर्णन मिलता है तो उसमें अतिशयोक्ति नामक भावनाओं का एक प्रारूप मिला हुआ है। अलंकार में एक अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब कि उसमें किसी बात का बढ़ा चढ़ा करके मार्मिक चित्रण मिलता है, तो अतिशयोक्तता भी मिलती है। इसके साथ इनकी रचनाओं में काव्य की चमत्कारिता मिलने के कारण एक काव्यालिंग अलंकार के भी प्रेमी माने गए हैं, तो उनसे भी बनी हुई प्रवृत्ति का रूप इसमें मिलता है। तो इस प्रकार से इनकी ये रचना मिली। इनके साथ आने वाले कवियों में घनानंद का नाम आता है। घनानंद भी इसी प्रकार के समरूपता में, इसी प्रकार की प्रवृत्तियों में अपनी रचनाओं का विस्तार करते हुए और श्रृंगार रस और वीर रस के रूप में जितनी अपनी रचनाओं को दिखाया है, उससे यह एहसास होता है, यह प्रतीत होता है कि ये लोग वीर रस के सबसे महान यानी प्रेमी थे। उसके साथ कुछ इनमें अगर देखा जाए तो श्रृंगारिकता की भावना आती है, और श्रृंगारिकता की भावना आने के साथ साथ ये श्रृंगार की भी भावनाओं में मिले, लेकिन सबसे ज्यादा इनमें जो अटलता या परिपक्वता मिली वह वीर रस के क्षेत्र में मिली। इनके बाद आने वाले कवियों में या प्रतिनिधित्व करने वाले कवियों में कविवर बिहारी लाल का नाम चर्चित है। कविवर बिहारी लाल भी इस काल के प्रतिनिधि कवियों में से माने गए हैं। तो कविवर बिहारी लाल की रचना हम पढ़ते हैं। इनकी एक रचना है बिहारी सतसई। यह बिहारी सतसई जो अपनी रचनाओं को लिखे हैं, इस बिहारी सतसई में इन्होंने श्रृंगार रस की भावनाओं से मिलाते हुए कुल 729 दोहे की रचना किए, और प्रत्येक रचनाओं में अगर हम बात करते हैं तो इसमें संयोग श्रृंगार या विप्रलंब भाव से भाव बने हुए रचनाओं में वियोग श्रृंगार का भी वर्णन उसमें आता है। तो दोनों प्रकार की रचनाओं को इन्होंने लिख करके और अपनी एक ही रचना से यह प्रसिद्ध हुए, और प्रसिद्ध होने के साथ साथ यह रीतिकालीन एक उस समय के यानी राजा थे जिनका नाम था राजा जय सिंह। राजा जय सिंह जो थे वह अपनी वीरता से उनका नाम इतिहास में लिया जाता है कि वह एक महान राजा थे। उन्होंने अपनी वीरता का परिचय अपने इस बने हुए यानी प्रबंध काव्य में दर्शाया है। उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने रूप में दिखाया, और बिहारी लाल ने अपनी रचनाओं में उनकी रूपरेखा को दिखाया। और इनकी रचना जो बिहारी सतसई है, राजा जय सिंह उनकी इस रचना से प्रसन्न होकर के उनके एक एक दोहे पर उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा उपहार के रूप में यानी दिया करते थे। इस प्रकार की प्रवृत्ति साहित्य में मिली। लिखने से कवियों ने ऐसा लिखा और कवियों की यह भावना आलोचकों ने सुना, और सुनते हुए प्रवृत्तियों का यह विस्तार आगे बढ़ा। इनकी रचनाओं में अगर देखा जाए तो तमाम ऐसी रचनाएं बनी हुई हैं कि जिसको पढ़ने से ऐसा एहसास होता है कि हाँ, कविवर बिहारी लाल वास्तव में श्रृंगार रस के यानी एक महान विजेता थे। इनकी एक रचना है और दोहे के रूप में है कि वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसाएं, दैन कहें नट जाए। यानी इस प्रकार की भावना इस पंक्ति से हमें मिलता है कि यह किस प्रकार की रचना है। वतरस लालच लाल का जो वर्णन इन्होंने चर्चित कर दिया, यह भगवान कृष्ण और उस मुरली के संबंध में यानी बोलते हुए इस प्रकार के प्रसंग का मार्मिक चित्रण अपने सामने रख दिए। तो इनके एक एक दोहे को जब हम पढ़ते हैं या एक एक दोहे के इतिहास का अर्थ हम जिस रूप में बनाते हैं, तो उस प्रकार से इनके विस्तारित श्रेणियों का
रूप आगे बढ़ जाता है और विस्तारित श्रेणियों के प्रारूप का आगे बढ़ने से यह पता चल जाता है कि श्रृंगार रस के प्रेमी बने। श्रृंगार रस के साथ साथ अगर बात किया जाए तो इनकी कविताओं में भक्ति भावना की भी प्रवृत्ति का थोड़ा सा यानी विस्तार मिलता है, लेकिन अधिक से अधिक ये श्रृंगार रस के रूपों को बनाए और उसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों प्रकार के शब्दों को समावेशित करके और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को मनोरम रूप में, मार्मिक रूप में इस प्रकार से चित्रित किया। और काव्य शास्त्र में इनके प्रत्येक दोहे में अलंकार का वर्णन आया, अलंकार के साथ साथ रस का वर्णन आया, जो इस प्रकार से विख्यात है। अब इनके अलावा आने वाले कवियों में आचार्य केशवदास का नाम, आचार्य केशवदास के अलावा अगर देखा जाए तो रीतिकाल में और भी कवियों का नाम आता है। जैसे केशवदास के बाद अगर हम आचार्य कृपाराम का नाम लेते हैं, आचार्य कृपाराम के बाद अगर बात किया जाए तो मतिराम कवि का नाम लिया जाता है। ऐसे आदि कवियों ने यानी रीतिकालीन प्रवृत्तियों का और रीतिकालीन संप्रदायों का और रीतिकालीन बने हुए काव्यों का, ग्रंथों का सृजन करके और यानी हिंदी साहित्य के पद्य खंड को इस प्रकार से विभूषित किए और इसमें बनने वाली जो यानी ब्रजभाषी रचनाएं हैं या अवधी भाषा में हुई रचनाएं हैं, सबके विस्तार को इन्होंने दिखाया और बताया कि सबका मार्मिक विवरण उसी प्रकार से मिलता है जिस प्रकार से कि यानी इसके पिछले पंक्ति में अगर इनकी लिखी हुई कुछ रचनाओं का मार्मिक विवरण मिला। जैसे मान लीजिए केशवदास का प्रारूप या नाम आता है तो केशवदास भक्तिकालीन कवियों में भी अपना नाम मिलाए हैं और भक्तिकालीन कवियों के अलावा यह यानी रीतकालीन कवियों में आए हैं। तो भक्तिकालीन में केवल एक रचना लिख करके उन्होंने विख्यात हुआ जिसका नाम रामचंद्रिका है। लेकिन इस रीतकाल में अगर बात किया जाए तो इन्होंने कवि प्रिया और कवि प्रिया के बाद रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रसिक प्रिया जैसे ग्रंथ को जब यानी रचित किया तो इन रचनाओं को लिखने से यह पता चला कि इनमें भी श्रृंगार रस की भावनाओं का उसी प्रकार से समावेश है, उसी प्रकार से यानी मेल है कि जिस प्रकार से कविवर बिहारी लाल अपनी रचनाओं का मार्मिक चित्रण दिए हैं, इन्होंने भी उसी तरह से अगर रस में आया तो कुछ रचनाएं संयोग श्रृंगार के रूप में लिख करके अपने को यानी विख्यात हुए और कुछ रचनाओं को वियोग श्रृंगार के रूप में लिख करके अपने को इस तरह से विकसित हुए और विकसित होने के साथ साथ अलंकारिक शब्दों को भी मिलाए। जिस अलंकार के प्रारूपों का अगर नाम लिया जाता है, अलंकार के जनक भामह जी हैं, उन्होंने बताया कि इनके शब्द शैली में, इनके शब्द की उत्कृष्टता में ये चीजें हमारे लिए बहुत मनोरम, बहुत यानी विकसित रूप से हमें यानी विकसित की हैं और इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकालीन, रीतिकालीन और आदिकालीन प्रवृत्तियों का अलग अलग समावेश है। क्योंकि आदिकालीन अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें केवल वीरता का वर्णन आया है, भक्तिकालीन अगर हम बात कर रहे हैं तो भक्ति काल में केवल भक्ति भावना के साकार निराकार और इस प्रकार की प्रवृत्तियों का मनोरम चित्रण हुआ है। लेकिन अगर रीतिकाल में बात करते हैं तो रीतिकाल में हम भक्ति रस के साथ साथ श्रृंगार रस को प्रमुख माने हैं और श्रृंगार रस को प्रमुख मान करके तीनों प्रकार के धाराओं के कवियों को एक अलग स्थान दिए हैं। वह रीति सिद्ध धारा के कवि, वह रीति मुक्त धारा के कवि और रीतिबद्ध धारा के कवि अपने अलग अलग सिद्धांतों की चर्चा किए हैं, जिसमें प्रतिनिधित्व करने वाले अगर रीति सिद्धियों में नाम आता है तो अगर हम कविवर बिहारी लाल का नाम लिए तो कविवर बिहारी लाल की विशेषता उनकी एक रचना से विकसित हुई तो उनके दोहे में मिला कि जैसे मान लीजिए अभी
एक दोहा आपके सामने पेश किया गया। अगर अगले कड़ी में इस तरह से और इनकी लाइनों को और इनकी पंक्तियों को मिलाया जाए तो इसी प्रकार की विशेषता उसमें भी मिलती है। जैसे इनका अगला एक दोहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। यानी इस प्रकार का वर्णन अगर इसमें मिल रहा है तो इससे ये पता चल रहा है, इससे एहसास हो रहा है कि यानी प्रवृत्तियों में श्रृंगारिक भाव इस तरह से आकर के मिला हुआ है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई उलाहना या किसी प्रकार का कोई बनावटी शब्द आकर के नहीं है, केवल कवियों के द्वारा कही गई या कवियों के द्वारा की गई समीक्षा का वही मार्मिक चित्रण मिल रहा है जो कि साहित्य के इतिहास में प्रमुख देखा गया है और साहित्यकारों ने आज तक उसको प्रमुख रूप से देखते, सुनते और बताते हुए आए हैं। हम आधुनिक आलोचकों की अगर चर्चा करते हैं तो आधुनिक आलोचक जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है या डॉक्टर नागेंद्र का नाम आता है, तो ये लोग काल की प्रवृत्तियों का यदि विस्तार बढ़ाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो इनकी प्रवृत्ति का आधार आज तक इतिहास के पन्नों में, इतिहास में उसी प्रकार से समर्पित है जिस प्रकार से कि प्राचीन काल में राजाओं की विशेषता का, राजाओं के वर्णन का प्रमुख यानी नियम पाया जाता है। और यह सभी पंक्तियां चाहे रीति सिद्ध धाराओं के कवियों में, चाहे रीति मुक्त धाराओं के कवियों में या रीतिबद्ध धाराओं के कवियों में, शुरू से अंतिम कड़ी तक यही एक चीज दर्शाया कि श्रृंगार रस की भावनाओं का विस्तार रीतिकाल में मिला और उसके बाद भक्ति भावना की प्रवृत्ति मिली, ईश्वर में वह आस्था बनाने की धारणा मिली लेकिन श्रृंगारिक भावनाओं के आधार पर मिली। अब जैसे अगर केशव दास की रचना कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, तो उसमें उनके जितने बने हुए यानी छंद परक या अलंकारिक परक जो कविताओं का विस्तार आपके सामने मिला, सब में कहीं न कहीं संयोग श्रृंगार की भावनाओं का रूप मिला, यानी खुशियों के रूप में जो भावना मिली उसी प्रकार का रूप मिला। और अगर उसे विशेष रूप से देखा जाए तो इसका व्याख्यान इनसे बेहतर कवि और बिहारी लाल की रचनाओं में मिलता है। कवि और बिहारी लाल इसके लिए इसी कारण से सबसे अधिक विकसित हुए और सबसे अधिक विकसित होकर के इतिहास में आज तक इस प्रकार का यानी अपना विस्तार दिखाए और इस प्रकार के विस्तार से उन कवियों की विशेषताओं में यह लगता है कि वे लोग श्रृंगार रस के साथ साथ भक्ति रस और शांत रस को भी उन्होंने स्थान दिया। और शांत रस के साथ साथ अगर लास्ट में देखा जाए तो वह लोग अलंकारिक शब्दों के द्वारा भी कुछ स्थानों को इस प्रकार से यानी चित्रित किए। और आगे इसमें बताया जाता है अगर काव्यात्मक विशेषता इस काल की देखी जाए तो काव्यात्मक विशेषताओं में आधुनिक शब्दों के आलोचक और प्राचीन शब्दों के आलोचक केवल पश्चिमी हिंदी से विकसित शब्दों को मिलाए हैं। पूर्वी हिंदी से विकसित अगर शब्द लिए गए हैं तो पूर्वी हिंदी से विकसित शब्दों का केवल बोलियों के रूप में प्रयोग हुआ है, उसका न कि भाषा के अनावरण के रूप में प्रयोग किया गया। अब उसको जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उन शब्दों के यानी प्रारूपों को, अर्थों को, उनके भावों को और क्षेत्र में अगर बदलाव रखना होगा या परिवर्तन दिखाना होगा तो हम दिखा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो भाव केवल रीतिकालीन इन धाराओं में मिला वह इसी प्रकार से विकसित है। इसमें कुछ काव्य कृतियां मिली जिन काव्य कृतियों में अगर देखा जाए तो युद्ध क्षेत्र और धर्म क्षेत्र की कविता जो यानी वीर रस में ज्यादा लिखा गया है, उससे यह एहसास होता है कि महाकवि भूषण ने अपनी वीरता का प्रारूप अपनी कविताओं में दिखाया। और अगर अलंकारिक और श्रृंगारिक भावना आया तो वह केवल
आपके बिहारी लाल की भावनाओं में आया और कुछ भक्ति भावना की रूपरेखाओं को लेकर के चले तो वही श्रृंगारिक भावनाओं के साथ साथ भक्ति भावनाओं को लेकर के चले, जिसमें आचार्य केशवदास का नाम आता है। आचार्य केशवदास को रीतिकालीन कवियों में केवल सम्मिलित किया गया। यह मूल रूप से अगर देखा जाए तो भक्तिकालीन ही माने गए हैं, लेकिन रचनाओं को समय के यानी विकसित होने के बाद तक दिखाया। तो विकसित होने के बाद तक दिखाने के कारण इन्हें रीतिकालीन कवियों में भी सम्मिलित कर लिया गया और रीति सिद्ध धारा और रीति मुक्त धारा और रीतिबद्ध धारा के संप्रदायों में अलग अलग इन लोगों को जोड़ा गया, जो हमारे हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण न होकर केवल पद्य साहित्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि अगर हिंदी साहित्य का नाम केवल लिया जाएगा तो हिंदी साहित्य में हम पद्य और गद्य दोनों साहित्य को पढ़ते हैं, और जब पद्य साहित्य का इतिहास अलग करेंगे तो पद्य साहित्य के इतिहास की रोचकता अलग है और पद्य साहित्य के इतिहास की रोचकता अलग है। और उनमें अगर काल का जो विभाजन हम अपना जानना और सीखना चाहे, उसमें अभी आपको अलग अलग तरीके से तीनों प्रकार के विशेषताओं को बताए और बताने के साथ साथ यह बताया गया कि चारों कालों का जब नाम आएगा कहीं तो चारों कालों में भक्ति काल का सबसे पहले स्थान पर महानता दिखाया गया है। इसके पश्चात इस रीतिकालीन, जिसको अलंकृत कालीन यानी युगों के नाम से बताया गया या श्रृंगारिक कालीन युगों के नाम से या कालों के नाम से बताया गया, तो इसके राइटर जो आचार्य रमाशंकर शुक्ल हैं, उन्होंने अपने विशेष भावनाओं के आधार पर केवल इसका नाम बदले, क्योंकि रीति का मतलब यानी उस प्रवृत्ति से है जो अलंकृत प्रवृत्ति है, और उत्तर मध्यकाल का जो नाम आया यह प्राचीन मनीषियों का नाम है, लेकिन श्रृंगारिक का मतलब या अलंकृत का मतलब यही होता है सुसज्जित रूप से बना हुआ काल या समय, सुसज्जित उस काल की बनी रचना और सुसज्जित उसमें मिले हुए रस छंद अलंकार के यानी भाव। अगर ये चीज इसमें आकर के विशेष तौर पर समाहित हुए तो इनका किस किस यानी बिंदु पर वर्णन है, इसको हमें जानना आवश्यक है। और इसके साथ साथ अगर हम श्रृंगार रस का नाम ले रहे हैं या उपमा अलंकार का नाम ले रहे हैं या हम रूपक अलंकार का नाम ले रहे हैं, तो पंक्तियों को पढ़ने से या जानने से पता चले कि क्या विशेषता है कि जिसमें वहां श्रृंगार रस का मार्मिक विवरण आ गया है। किससे पता चल रहा है कि उस कविता में उपमा अलंकार का वर्णन आ गया है, और फिर आगे किससे पता चल रहा है कि रूपक अलंकार का वर्णन मिल रहा है। तो इस विशेषता को जानने के लिए साहित्यिक इतिहास के साथ साथ कुछ काव्य शास्त्र में ग्रामर की चीजों को भी मिलाया गया है। जैसे मान लीजिए कि उपमेय में उपमान की तुलना का भाव है तो उपमा अलंकार उसके साथ मिला। अगर दोनों की समानता का रूप एक है तो उसे हम रूपक अलंकार कहे। अगर श्रृंगारिक भाव आ गया उस कविताओं के साथ साथ, तो यानी श्रृंगार रस का जो भाव है या अस्थाई भाव का जो रूप है, रति है, यह इसके साथ आकर के मिल गया। तो अब इस प्रकार से यह विकसित होता हुआ यानी काव्य की प्रवृत्तियों को इस तरह अनूठा या अनोखा बनाया कि जिससे पढ़ने से अभी प्रवृत्ति या पढ़ने से इतिहास का वह रूप बता दिया कि किस प्रकार से यानी काव्य में इसका नाम आया। और रीत सिद्ध धाराओं का नाम, मुक्त धाराओं का नाम और रीतिबद्ध धाराओं का नाम विद्वानों ने बाद में उनकी रचनाओं के यानी प्रारूपता को जानने या सीखने के बाद बताया, और यह बताया कि इनकी बनी हुई जो यानी रचना है, इस रचना को आज से नहीं आदिकाल से अगर हम देखे हैं तो इसी रूप में मिला है, और आज से भी आगे देखेंगे तो इसी रूप में मिलेगा। इस प्रकार के साहित्यिक गुण को जानने के लिए इस काल में बने हुए कवियों का नाम विशेष रूप से अगर चुना गया तो विशेष रूप में ये भूषण का नाम, घनानंद का नाम, आचार्य कृपाराम का नाम और आचार्य केशवदास का नाम,
ये विशेष महत्वपूर्ण माना गया मिलने के लिए। इसमें और कवियों का नाम सम्मिलित है, जैसे अगर बात किया जाए तो इसमें मतिराम के अलावा, घनानंद के अलावा, या इसके अलावा केशव दास के अलावा बिहारी लाल महत्वपूर्ण बने। महत्वपूर्ण में भूषण का नाम आया। और अगर देखा जाए तो इस काल में यानी छोटे छोटे साहित्यों की रचना करके, कुछ आधुनिक शैली के शब्दों का प्रयोग करके कवियों का और यानी मार्मिक विवरण मिलता है, लेकिन मूल रूप का जो विवरण आपके सामने प्रस्तुत होता है या पेश होता है, उसमें इतनी बातों को लेकर के हम बड़ी सरसता से या कटिबद्धता से या मार्मिक चित्रण के रूप से पहचानने का प्रयास करते हैं कि इनका इतिहास कभी भी देखा जाए, कभी भी सुना जाए और कभी भी याद किया जाए किसी के सामने, तो कम से कम ये चीजें हमें स्पष्ट हों कि ये लोग श्रृंगार रस की भावनाओं से, वीर रस की भावनाओं से, या शांत रस की भावनाओं से, या भक्ति रस की भावनाओं से अपनी यानी ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दिखावें। और अगर इसमें पद्य साहित्य के अगले कड़ी की बात करेंगे तो पद्य साहित्य का अगला कड़ी जो आपके सामने मिलेगा वह ऐतिहासिक घटनाओं का दूसरे रूप में चित्रण दिखाएगा, क्योंकि उसका जो रूप मिलता है वह पद्य साहित्य का यानी रीतिकाल न होकर के वह आधुनिक शब्दों में आ जाता है। तो पहले हम रीतिकाल की प्रवृत्तियों को जाने और रीतिकाल की प्रवृत्तियों को जानने के बाद तब हम आधुनिक की चर्चा के बारे में यानी अभ्यास करते हैं। लेकिन इनको जान लेने के बाद अगर ये चीजें नहीं मिली तो हमें वह रूप नहीं मिलता है। और इस तरह से हिंदी साहित्य कभी भी अगर जानने की कोशिश किया जाता है तो उसमें रचनाओं का नाम आवश्यक होना चाहिए और रचनाओं के साथ साथ उनके विस्तारित रूपों का नाम आना चाहिए। और विस्तारित रूपों के साथ साथ अगर चर्चा किया जाए तो उसमें रस छंद अलंकार के शाब्दिक अर्थों का भी रूप होना चाहिए और शाब्दिक अर्थों के साथ साथ उसमें काव्य प्रसंग की विशेषताएं और काव्य प्रसंग की विशेषताओं के साथ साथ कवियों में क्या रहस्यमयवाद उन यानी धाराओं के प्रवृत्तियों के प्रति है, इसको जब तक हम नहीं पहचानते हैं, जब तक नहीं बताते हैं, तब तक यानी वह सैद्धांतिक हमारा जो बना हुआ ये ऐतिहासिक प्रवृत्ति है, इतिहास में वह अल्प माना जाता है। इसी के साथ मैं इस हिंदी पद्य साहित्य के रीतिकाल के विकास के बारे में समझाते हुए अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आज के लिए आप मौका दीजिए, फिर अगले वीडियो में आपको अगले काल के विषय के बारे में चर्चा